आज का किस्सा। विपिन जो कि हायर एजुकेशन के लिए दिल्ली आया और गांव से काफी ज्यादा दूर होने की वजह से दिल्ली उसको रहना पड़ना था हॉस्टल में। अब विपिन जो इंट्रोवर्ट टाइप का लड़का है, उसको ये पसंद नहीं था कि वो शेयरिंग में रहे। तो हॉस्टल में कुछ रूम्स तो थे जो शेयरिंग में अवेलेबल थे, लेकिन विपिन चाहता था कि वो सेपरेट रूम में रहे। अब ऐसा कोई रूम तो अवेलेबल था नहीं, तो फिर आसपास ढूंढा जाता है और एक ऐसी बिल्डिंग मिलती है जहां पर हम पीजी नहीं कह सकते, क्योंकि पीजी में तो खाने वगैरह का भी सिस्टम होता है साथ में। तो ये जो रूम था ये एक सेपरेट रूम था, हालांकि ये शेयरिंग वाला रूम था, यानी कि 2 बेड थे। लेकिन फिर भी विपिन को ये इस बात की हैरानी थी कि शेयरिंग वाले रेट में ही विपिन को ये फुल रूम मिल गया था। क्या बाकी स्टूडेंट्स में से कुछ ऐसे उस जैसे स्टूडेंट थे नहीं जो अकेले रहना चाहते थे? विपिन इस चीज का बहुत ज्यादा दिमाग लगाता नहीं, वो सोचता है कि भाई अच्छी बात है, अच्छी किस्मत है, मुझे ये रूम मिल गया। और यहाँ फिर समझो कि पहले मेरा तुक्का लग गया। अब उसका तुक्का था, उसकी किस्मत अच्छी थी या फिर उसकी बदकिस्मती थी जिसकी वजह से उसको ये रूम मिला। अब विपिन उस रूम में रहना शुरू कर देता है। एक आधा दिन उसका ठीक बीतता है। फिर उसके बाद विपिन एक चीज महसूस करता है कि रात के समय में उसका एक रूम की वजह से एक और खासियत थी कि जो ये सारे रूम्स थे इनका एक कॉमन बाथरूम था जो बिल्कुल विपिन के रूम के साथ था। वो महसूस करता है कि रात के 2 बजे के आसपास उसके रूम के आसपास काफी हलचल होती है। अब ये शुरू में तो विपिन को काफी यूजुअल लगती है कि भाई हो सकता है कि कोई वॉशरूम में आता जाता हो, लेकिन अब जो वो कॉरिडोर था उसमें कुछ 5 या 6 कमरे थे, तो ज्यादा से ज्यादा 12 या 13 लड़के होंगे। अब जिस फ्रिक्वेंसी से वो हलचल हो रही थी वो ऐसे लग रहा था कि बहुत ज्यादा है, जैसे कोई जा रहा है बाथरूम की तरफ और कुछ ही सेकंड में दोबारा आ रहा है, जा रहा है कुछ ही सेकंड में दोबारा आ रहा है, यानी कि कोई भी पर्सन फ्रेश होने के लिए तो नहीं जा रहा होगा, इतनी जल्दी आएगा। अब 1-2 दिन विपिन इस चीज को नोटिस करता है। उसके बाद फिर वो बात करनी शुरू करता है। अब धीरे धीरे जब बाकी रूम वालों से उसकी जान पहचान होनी शुरू हो जाती है, उनसे बात करने की कोशिश करता है कि भाई यार रात के समय में तुम वॉशरूम वगैरह फ्रिक्वेंटली जाते हो, कोई दिक्कत है किसी को? तो वो लड़के कहते हैं कि भाई हम में सो तो बहुत रेयर जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत रेयर जाते हैं। अब कई बार स्टडीज वगैरह की वजह से रात को लेट हो जाते हैं, सोने से पहले जाते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा एक बार, इससे ज्यादा नहीं। विपिन को ये बात काफी अजीब लगती है कि जो मेरे रूम के बाहर इतनी हलचल हो रही है काफी फ्रिक्वेंट है। फिर वो पूछता भी है अपने बिल्कुल पास के रूम वाले से कि यार तुम्हें भी हलचल वगैरह ऐसा लगता है? तो वो कहते हैं भाई जब तक हम जाग रहे होते हैं तब तक तो ऐसा कुछ हमें महसूस होता नहीं है, उसके बाद का हम कह नहीं सकते, भाई हमें तो होश नहीं होती कोई। विपिन अब इस चीज को थोड़ा सा ज्यादा दिमाग पर लेने लगता है और आए दिन उसके दिमाग में ये बात चल रही होती है कि भाई कुछ ना कुछ तो है, कोई ना कोई तो दिक्कत परेशानी है। अब ऐसे ही एक बार विपिन सोने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो बाहर की आवाजें विपिन को बार बार परेशान कर रही थी। विपिन अब जाता है, दरवाजा खोलता है और वो बाथरूम की तरफ जाता है। वो देखता है कि बाथरूम में काफी ज्यादा जो पैरों के निशान है, जो काफी ज्यादा कीचड़ से भरे हुए हैं। लेकिन अब ये देख के तो वो और ज्यादा हैरान होता है और उससे भी ज्यादा डर जाता है। अब ऐसी भी क्या बात है, ये काफी नॉर्मल चीज हो सकती है कि कोई आया होगा उस बाथरूम में। हाँ, वो जूतों के निशान नहीं थे, वो नंगे पैरों के निशान थे। एक तो ये बात हो गई, और दूसरी जो एक और चीज थी कि भाई जो वो निशान थे वो बाथरूम के अंदर अंदर ही थे। अब बाथरूम के अंदर बाहर से कोई आया होगा, कॉरिडोर से कोई आया होगा। ये चीज विपिन देखता है कि कॉरिडोर के सारे कॉरिडोर में एक छोटा सा भी निशान नहीं था, सिर्फ और सिर्फ जो निशान थे वो पैरों के अंदर की तरफ थे। ये वो पल था, ये वो पड़ाव था जहां पर विपिन की जिंदगी अजाब होने वाली थी, क्योंकि जाने अनजाने में उसने छेड़ दिया था एक ऐसी एंटिटी को, एक ऐसी प्रेत आत्मा को जो विपिन के पीछे हाथ धोकर पड़ने वाली थी। अब जब विपिन उस बाथरूम में था, इस चीज का आलंकन कर ही रहा था कि भाई ये पैरों के निशान, पहली बात तो ये पैरों के निशान कुछ अजीब से तरीके से हैं, बिगड़े हुए हैं। एक नॉर्मल इंसान के जैसे बिल्कुल एक शेप होती है वैसे नहीं। ऐसा लग रहा है कि इसके जो नाखून है वो काफी बड़े बड़े होंगे। ऐसा लग रहा है कि जो इसके उंगलियां हैं पैरों की वो काफी बड़ी बड़ी और काफी टेढ़ी मेढ़ी है। अब यही अभी सोच रहा था विपिन कि उसको अपने पास से अजीब सी तरीके की गंध आनी शुरू होती है, जैसे कि कुछ जल रहा हो। विपिन को कुछ अच्छा सा महसूस नहीं होता और वो जल्दी से अपने रूम की तरफ भाग जाता है।
अब वो रात को सो रहा है। कुछ समय बाद उसका जो दरवाज़ा है, वो काफ़ी तेज़ से ऐसा लगता है कोई पीट रहा होता है। विपिन हैरान हो जाता है कि इस समय रात के इस पहर में ऐसा कौन कर रहा होगा? लेकिन जब वो दरवाज़ा खोलता है, तो अपने सामने जिसको देखता है, उसको देखने के बाद तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो क्या देखता है कि उसके सामने एक औरत खड़ी है। कटी-फटी उसकी जो साड़ी है वो है, लंबे से उसके बाल हैं, और जब वो उसकी तरफ घूमती है, उसका जो चेहरा है, विपिन कहता है कि ज़िंदगी में मैं कभी भी इस चेहरे को दोबारा ना देखूँ। वो मेरी तरफ देखती है, उसकी आँख एक बाहर निकली हुई थी, और वो धीरे-धीरे मेरी तरफ बढ़ना शुरू करती है और मेरा गला पकड़ लेती है। और वो बड़बड़ाए जा रही थी कि मेरी मौत का कारण तुम हो, मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूँगी, मैं तुम्हें किसी भी हालत में ज़िंदा नहीं छोड़ूँगी। बस एक झटके से विपिन की जाँख खुलती है। वो अपने आस-पास देखता है। वो उसका शरीर जो था वो सारा पसीने से तर-बतर हो चुका था, लेकिन उसको रिलैक्सेशन होती है कि थैंक गॉड, ये एक सपना था। हालाँकि उसकी ये रिलैक्सेशन काफ़ी कम समय, या यूँ कहें कि कुछ सेकंड्स के लिए थी, क्योंकि अभी विपिन अपने आप को सँभाल ही रहा होता है, अपने आप को समझाने की कोशिश ही कर रहा होता है कि ये सपना था। अचानक से बाहर से दरवाज़े की नोक होनी शुरू हो जाती है। विपिन तो अचानक से डर जाता है कि इस समय कौन दरवाज़ा खटखटाएगा। क्या मेरे अचानक उठने की वजह से चीख निकली, जिसकी वजह से जो मेरे बाकी मेट्स हैं वो आए होंगे फटाफट। वो नाम लेना शुरू करता है, राघव, राहुल, मृत्युंजय, हबीब, सुल्तान, मनीष, लेकिन कोई भी आवाज़ नहीं देता। दरवाज़ा नॉक होए जा रहा था, दरवाज़ा खटखटाया जा रहा था, कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। सिर्फ और सिर्फ वो दरवाजे की खटखटाहट जैसे जैसे बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे मानो विपिन का डर बढ़ता जा रहा था। विपिन दरवाज़ा खोलने की हालत में था ही नहीं, क्योंकि उसको कोई जवाब मिल नहीं रहा था, और जो उसने सपना देखा उसके बाद तो इस चीज़ का कोई सवाल ही नहीं था कि वो दरवाज़ा खोल लेता। अब जैसे तैसे करके रात बीतती है। अगले दिन विपिन अपने आप को काफ़ी कमज़ोर महसूस कर रहा था, और वो तकरीबन सारे ही लड़कों से पूछता है कि भाई तुम में से किसी ने दरवाज़ा तो नहीं खटखटाया रात को? तो सभी कहते हैं कि भाई हम क्यों खटखटाएंगे, हमें क्या ज़रूरत पड़ी है। विपिन को सबका जवाब मिल चुका था, तो फिर वो कौन था? अब वो अपने लैंडलॉर्ड को फ़ोन करता है और उसको सारी बात बताता है। लैंडलॉर्ड की जो आवाज़ थी ना, उसमें कुछ हिचकिचाहट थी, जिसको विपिन नोट करता है। वो ऐसा लग रहा था कि बस बात को रफा-दफा करने की कोशिश कर रहा है। वो कह रहा था कि नहीं, 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 बस कोई ऐसी-वैसी होगा, कोई मज़ाक कर रहा होगा। विपिन कहता है कि भई मैंने सबसे पूछा है, लेकिन वो काफ़ी हिचकिचाहट में कहता है कि तुम्हें लड़कों तो पता है, लड़के तो ऐसा मज़ाक करते रहते हैं और तुम्हें बता के करेंगे क्या? हो सकता है कि फिर तुम्हें आज तुम्हारे साथ करें, हो सकता है कि कल फिर तुम्हारे साथ करें। लेकिन विपिन को ये बात हज़म नहीं हो रही थी। उसको लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो झोल है, कुछ ना कुछ तो छुपाने की कोशिश की जा रही है, कुछ ना कुछ तो ऐसी बात है जो ये लैंडलॉर्ड, इसकी आवाज़ में वो हिचकिचाहट साफ तौर पर बयां कर रही है कि इस एरिया में, इस जगह में कोई ना कोई दिक्कत है। विपिन जो पढ़ने का काफ़ी पढ़ने में टॉप पर रहता है, काफ़ी उसको शौक है पढ़ने का, अब उसका सारा ध्यान इस बात पर जा चुका था, और ऊपर से उसकी सेहत। माता-पिता का फ़ोन आता है, उनको भी सही तरीके से डील नहीं कर पाता। कहीं न कहीं वो भी सोचते हैं कि अचानक से क्या हुआ? लेकिन अभी विपिन किसी को ये बात बताने की हालत में था नहीं सही तरीके से, ताकि कोई उसका मज़ाक ना उड़ाए। 1-2 दिन बीतते हैं, बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन फिर से एक रात विपिन को वो दरवाजे के खटखटाने की आवाज़ सुनाई देती है। आज विपिन फ़ोन लगाने की कोशिश करता है अपने पास वाले लड़कों को, लेकिन कोई भी उसका फ़ोन उठाता ही नहीं है। काफ़ी उसकी रात जो है वो खराब बीतती है, और अगले दिन विपिन कंप्लेन करता है सबसे कि भाई मैंने तुम्हें फ़ोन किया, लेकिन सभी कहते हैं कि तेरा फ़ोन आया नहीं। इवन उन्होंने अपने फ़ोन को दिखाया भी कि देख तेरा फ़ोन आया नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है कि विपिन ने वो फ़ोन किया हो और इनको वो फ़ोन आया ही नहीं? क्या ये उस प्रेतनी का मायाजाल था? हो सकता है, लेकिन विपिन काफ़ी ज़्यादा अब डर चुका था। अब उसके मन में सेकंड थॉट्स आ रहे थे कि क्या मैं इस रूम को छोड़ूं? कोशिश करता भी है, वो ढूंढना शुरू करता है रूम, लेकिन कोई भी उसको रूम मिल नहीं रहा था।
अगर कोई मिल भी रहा था शेयरिंग में मिल रहा था, और वो शेयरिंग में रहना नहीं चाहता था, क्योंकि अभी भी विपिन को लग रहा था कि शायद ये मेरा वहम है। बहुत जल्द ये चीज क्लियर होने वाली थी। विपिन के रूम के पीछे एक गार्डन था। अब गर्मियों के दिन शुरू हो रहे थे, हालांकि पंखे वगैरह थे, लेकिन विपिन सोचता है कि क्यों ना फ्रेश एयर ली जाए। अब जब वो खिड़की खोलता है रात का समय, तो उसको गार्डन में एक औरत नजर आती है। ये उसको पहचान में आ रही थी। ये वही साड़ी, वही लंबे बाल। विपिन को लगता है कि कहीं वो ये औरत तो नहीं है, और विपिन का शक बिल्कुल ठीक था, क्योंकि जैसे ही विपिन उसको देखना शुरू करता है, वो उसकी तरफ मुड़कर देखती है, तो ये वही औरत थी जो उसके सपनों में आई थी। आज विपिन उसको स्पष्ट तौर पर देख रहा था। विपिन बस जल्दी से भागता है, दरवाजा खोलता है और अपने जो मेट्स है बाकी उनके रूम में चले जाता है और उनको सारी बात बताता है। उसके जो फ्रेंड थे वो भी भागे भागे आते हैं, और वो जब गार्डन की तरफ देखते हैं तो कोई भी नहीं था। अब ये देखने के बाद तो सभी हंसने लग पड़ते हैं। विपिन को काफी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। उसको लगता है कि मेरा मजाक बनाया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो कहता रहता है कि भाई सच कह रहा हूँ, मुझे वही औरत सपने में भी दिखाई दी थी, और वही औरत आज वो गार्डन में भी दिखाई दे रही है। प्लीज यार मुझे अपने कमरे में सोने दो। लेकिन कोई उसकी बात मानता नहीं। वो कहते हैं कि भाई तू स्टडी करना चाहता है कर ले, लेकिन अब शेयरिंग में रूम हम कर क्या सकते हैं। उनके दोस्तों को ये बात मान लेनी चाहिए थी। विपिन किसी तरीके से वो रात बिताता है। अगले दिन विपिन ये सोच ही रहा था कि आज क्या होने वाला है, और फिर से वो दरवाजे पर खटखटाहट होती है। जैसे कोई काफी तेजी से दरवाजा खटखटाया जा रहा था। आज विपिन की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। विपिन काफी ऊंची ऊंची आवाज लगाता है अपने दोस्तों को कि प्लीज आओ प्लीज आओ। वो फोन भी करता है, लेकिन फोन कोई उठाता नहीं। काफी देर तक ऐसा ही चलता रहता है। फिर वो हार के फोन लगाता है अपने लैंडलॉर्ड को, लेकिन उसका भी कोई फोन उठाता नहीं। अब तो विपिन की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। एक बार वो आखिरी कोशिश करता है और वो फोन लगाता है अपने पिताजी को, और एक चमत्कार ही कहे होता है कि उसके पिताजी फोन उठा लेते हैं, और विपिन डर के मारे में सारी बात उनको बताता है कि मेरे साथ हो रहा है, दरवाजा खटखटाने की आवाज आ रही है। लेकिन एक बड़ी हैरानी वाली बात थी कि उनके पिता को पीछे से कोई आवाज आ ही नहीं रही थी। वो बार बार उसको कहते तेरा वहम है, लेकिन विपिन की जब हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, वो कहते हैं कि तुम ऐसा करो कि तुम परमात्मा का नाम लो, ऊंची ऊंची परमात्मा का नाम लो, अगर कुछ ऐसी भी चीज होगी तो वो टल जाएगी, हम अभी आते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि उसका गांव काफी दूर था। हालांकि उनके पास अपना यातायात का साधन था, लेकिन फिर भी 300 किलोमीटर में आने में कम से कम 4 घंटे तो लगने ही थे, और यह समय था 2 बजे के आसपास का। हालांकि विपिन वैसा ही करता है जैसे उसके माँ बाप उसको कहते हैं। अब वो परमात्मा का नाम जपना शुरू कर देता है। जितनी दरवाजे की खटखटाहट की आवाज आ रही थी, उतना ही वो ऊंची ऊंची जप रहा था। धीरे धीरे वो क्या देखता है कि दरवाजे के खटखटाने की आवाज कम हो रही है, लेकिन वो परमात्मा का नाम, हनुमान चालीसा, भोलेनाथ का नाम लेना छोड़ता नहीं है। देखते ही देखते देखते कुछ समय बाद वो आवाज खत्म हो जाती है। जब आवाज खत्म होती है तो विपिन को लगता है कि शायद जो आता है वो टल गई। वो नाम लेना बंद करता है, और फिर से वो आवाज आने लग पड़ती है। और दूसरी बात, अब वो दरवाजे की कुंडी थी वो भी ढीली पड़ चुकी थी। जैसे बाहर से कोई बहुत ज्यादा तेज दरवाजा खटखटाए नहीं जा रहा, सिर्फ वो दरवाजे को तोड़ने की कोशिश भी कर रहा है। विपिन फिर से नाम जपना शुरू कर देता है, और उसको नाम जपते जपते कब नींद आ जाती है पता ही नहीं लगता। सुबह के समय में दरवाजा फिर खटकता है। अब विपिन फिर से डर जाता है, लेकिन इस बार 2 आवाजें आ रही थी विपिन के माँ बाप की। वो कह रहे थे कि बेटा दरवाजा खोलो। विपिन को पहले लगता है कि कहीं ये कोई और तो नहीं, कहीं ये कोई प्रेतनी की चाल तो नहीं, लेकिन कुछ समय तक जब विपिन महसूस करता है कि ये उसके माँ बाप ही, और दरवाजा खोलता है, सच में विपिन के माँ बाप थे। बस विपिन तो उनको देखकर रोने लगता है ऊंची ऊंची। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर उसके दोस्त वगैरह भी इकट्ठे हो जाते हैं, और वो पूछते हैं कि भाई क्या हो गया, सब कुछ ठीक ठाक है। विपिन काफी गुस्से में उनको कहता है कि भाई जब जरूरत थी तब तो तुम आए नहीं। मैं इतनी देर से चिल्ला रहा था ऊंची ऊंची कि भाई मेरी मदद करो, लेकिन सब कह रहे थे कि हमें 1% भी आवाज नहीं आई। जैसा तुम कह रहे हो कि दरवाजा खटखटाया जा रहा है, ना उसकी आवाज आ रही है ना ही तुम्हारी आवाज आई। अब विपिन ये बात मानने के लिए तैयार नहीं था। दूसरी ओर उसके दोस्त भी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थे।
कहीं न कहीं इनके माता-पिता को लग रहा था कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं, मानसिक समस्या नहीं। लेकिन विपिन जब वो कुंडी को दिखाता है, जो काफ़ी ज़्यादा ढीली पड़ चुकी थी, ये इस बात का सबूत था कि कोई ना कोई तो चीज़ थी, जो उस दरवाज़े को खटखटाए जा रही थी। और तो और, वहाँ पर कुछ निशान भी थे, जो इस चीज़ की गवाही थे कि कोई दिक्कत परेशानी है। अब फ़ोन किया जाता है उसके लैंडलॉर्ड को, काफ़ी तल्ख़ी होती है, काफ़ी बुरी तरीके से काफ़ी बहसा-बसाई होती है, लेकिन उसका लैंडलॉर्ड तो कुछ मानने को तैयार ही नहीं था। वो कह रहा था कि नहीं, कुछ ऐसा नहीं है, आपके बेटे को वहम हो गया होगा। ख़ैर, अब जब ये सब होता है, उनके माँ-बाप भी थके हुए थे। ये बाहर एक खोखा होता चाय का, वहाँ पर चाय पीने जाते हैं। जो वहाँ का आदमी था चाय का, वो नोटिस करता है कि विपिन काफ़ी डरा हुआ है और इनके माँ-बाप भी बातें कर रहे हैं कि भई पता नहीं क्या चीज़ है, कैसी चीज़ है, हम तो फँस गए, पता नहीं ये मतलब दिमागी समस्या है, क्या समस्या है। तो वो चाय के खोखे वाला आदमी पूछता है कि क्या बात हुई? फिर इनको सारी बात बताई जाती है कि ये हुआ। और उस रूम के बारे में भी बताया जाता है कि इस रूम में वो रह रहा है। वो चाय का जो खोखे वाला था, वो कहता था कि आप प्लीज़ ये लैंडलॉर्ड से मत बात करना, लेकिन इस कमरे का एक इतिहास है, शायद आपको ज़्यादा जानकारी ले लेनी चाहिए थी। तो वो कहते हैं कि क्या मतलब, हम समझे नहीं। वो कहते हैं कि काफ़ी समय पहले यहाँ पर एक औरत काम करती थी, सफाई वगैरह का, और इस कमरे में ना 2 लड़के रहते थे, कैरेक्टरलेस थे। और एक दिन उन्होंने उसको अंदर बुलाया और उसके साथ गलत काम किया, और उसके बाद उसके चेहरे पर उन्होंने पत्थर मारा, जिससे उसकी मौत हो गई। बाद में वो फरार हो गया, हालाँकि पकड़े गए, लेकिन उसकी लाश 2-3 दिन तक यहाँ पर पड़ी रही। अब उसके बाद इस कमरे में जो भी आता है, कहीं न कहीं उस औरत की प्रेतात्मा को लगता है कि यही उसकी मौत के ज़िम्मेदार है। वो उनको काफ़ी परेशान करती है। कोई भी ज़्यादा यहाँ देर तक टिक नहीं पाता। ये बात सुनने की देर थी, अब विपिन को सब कुछ रिकॉल हो रहा था कि कैसे ये कमरा उनको इतने सस्ते में मिल गया, और इस कमरे का इतिहास इस चीज़ की गवाही देता था कि अगर विपिन इस कमरे में कुछ देर तक रुका, तो फिर हो सकता है कि वो बच नहीं पाए। अब जैसे-तैसे करके उसने सोचा कि भाई शेयरिंग में ही रह लूँगा कुछ समय के लिए, जब तक कोई नया कमरा नहीं मिलता, लेकिन मैं रिस्क नहीं ले सकता, ना ही उसके माँ-बाप। कहा जाता है कि धीरे-धीरे करके वो हॉस्टल ही सारा खाली हो गया, क्योंकि अब वो जो वारदात थी वो सिर्फ़ एक कमरे तक नहीं रह चुकी थी। धीरे-धीरे वो प्रेतनी है जो वो सबको परेशान करने लग पड़ी, और वो हॉस्टल बंद हो गया। आई होप आपको ये किस्सा पसंद आया होगा, और जल्दी से लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बढ़ते हैं हम अगले किस्से की ओर। अब ये जो किस्सा है, ये बेसिकली है तो भानगढ़ का किस्सा, किसी ने मुझे भेजा है और उसका पर्सनल एक्सपीरियंस है। भानगढ़ के किस्से में काफ़ी ये कहावतें हैं कि भाई कईयों को लगता है कि वहाँ पर कुछ है, कईयों को लगता है कि वहाँ पर कुछ नहीं है, हर एक का अलग-अलग एक्सपीरियंस है। आम तौर पे जो टूरिस्ट का टाइम होता है, उसके बाद वहाँ पर कोई रुकना सही समझता नहीं है। लेकिन क्या हो जब उस समय में भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ किसी को महसूस हो, जब बिल्कुल दिन का समय हो, और दिन के समय में भी इतना डर लग जाए कि इंसान की तो जान सकते में आ जाए। ऐसा ही कुछ जो किस्सा है वो श्रेष्ठ का है। श्रेष्ठ जो हैं वो साउथ इंडिया के रहने वाले हैं। इनको काफ़ी ज़्यादा घूमने का शौक है, और ये अकेले नहीं घूमते, परिवार के साथ मतलब 2-3 महीने में एक बार ट्रिप अरेंज कर ही लेते हैं। इस बार जो इनका ट्रिप था वो था राजस्थान का, और राजस्थान में फिर भानगढ़ का किला या फिर कुलधरा वगैरह ना जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है इनके लिए, क्योंकि इनको हॉरर वगैरह ऐसे जो पौराणिक किले हैं, पौराणिक स्थान हैं, और हॉरर में भी काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं। श्रेष्ठ जो हैं वो इस चीज़ को लेकर भी काफ़ी क्यूरियस थे कि भाई भानगढ़ के बारे में मैंने काफ़ी चीज़ें सुनी हैं, लेकिन अब दिन के समय में जाना पड़ेगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा। हालाँकि मैं इस चीज़ पर विश्वास रखता हूँ कि हमेशा इंसान को अच्छा ही माँगना चाहिए। कहते हैं ना कि 24 घंटे में एक बार जुबान पर सरस्वती माँ बैठती हैं, तो जो इंसान कहता है उसकी बात सच हो जाती है। शायद ये वही वक़्त था जब सरस्वती माँ श्रेष्ठ की जुबान पर बैठ गए, और उनकी जो बात है वो सच होने जा रही थी कि रात नहीं, दिन के समय में भी ऐसा कुछ होने वाला था। ऐसा क्या हुआ? ये जाते हैं भानगढ़ के किले में, घूमते फिरते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है, डरावने जैसी कोई इनको चीज़ लगती नहीं है।
अब ये थोड़ा-सा सोलो कर रहे थे, मतलब इनके जो परिवार वाले थे इधर-उधर देख रहे थे, उनको कहते थे कि मैं थोड़ा-सा खुद एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। एक्सप्लोर करते-करते ये जाते हैं एक जगह पे जहाँ पर पट्टी सी लगी हुई थी, मतलब डू नॉट एंटर। वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पर एंट्री प्रोहिबिटेड थी। लेकिन अब इनका खुराफाती दिमाग, भई एंट्री प्रोहिबिटेड क्यों की है? आस-पास तो कोई ऐसा लग भी नहीं रहा, कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और उसके पास जो है वो गार्ड खड़े थे। अब इनकी किस्मत को अच्छी कहें, बुरी कहें, क्या कहें, ये तो पता नहीं, लेकिन ये जो गार्ड है वो खाना खाने के लिए दूसरी जगह चला गया और उसने अपनी रिप्लेसमेंट तक नहीं दी। ये नज़र बचा के उसके अंदर की तरफ चले गया। अब ये उस इलाके में आ चुके थे जहाँ पर एंट्री प्रोहिबिटेड थी। अजीब सी तरीके का बाड़ा था, बीच में एक बहुत बड़ा पेड़ लगा हुआ था और आस-पास की जो एनर्जी थी ना, वो इनको काफ़ी परेशान किए जा रही थी। क्योंकि दिन के समय में भी इनको काफ़ी वहाँ पर हैवीनेस फ़ील हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई इनको लगातार देखे जा रहा है। ये इस चीज़ को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। दिन का समय है, फिर क्या हो गया? लेकिन उस बिल्डिंग के एरिये में जैसे-जैसे अंदर जाते रहे, जैसे-जैसे ये अंदर जाते जा रहे थे, अंधकार बढ़ता जा रहा था। सूरज की रोशनी भी उन बड़ी-बड़ी दीवारों को पार नहीं कर पा रही थी। अब वो उस इलाके में जा चुके थे जहाँ पर निस्बतन बाहर के इलाके से काफ़ी अंधेरा था। हालाँकि बिल्कुल खूब अंधेरा नहीं था, लेकिन अंधेरा था। जैसे ही वो इस इलाके में पहुँचते हैं, उनको लगता है कि कुछ आँखें हैं जो इनकी तरफ देख रही हैं। वो अचानक अपना सिर घुमाकर उस तरफ देखते हैं, लेकिन ऐसा उनका वहम था, ये उनको लगता है। लेकिन कुछ समय बाद उनको कुछ आवाज़ें आने लग पड़ती हैं, किस चीज़ों की, कुरहाने की, जैसे कोई काफ़ी दर्द में कराया जा रहा है। ये फिर सोचते हैं कि भाई हो सकता है कि मेरा वहम हो, ऐसा कैसे हो सकता है कि दिन के समय में ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं। वैसे क्या आपका मानना ही है कि ये सब चीज़ें रात के समय में होती हैं? दिन के समय में भी पॉसिबल होती हैं। आज ये किस्सा इस चीज़ का गवाह है। कुछ समय बाद जो इनको काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, अब इनको काफ़ी ठंड लग रही थी। अचानक इस मौसम में परिवर्तन, ये इनको हज़म नहीं हो रहा था। इनको अब ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई इनकी बॉडी पर काफ़ी दबाव डाले जा रहा है और ये उस दबाव को सह नहीं रहे। जो उस वाड़ा जो मतलब जो उस आंगन से उस बिल्डिंग के अंदर का रास्ता था, वो कुछ ही कदम तो दूर था, लेकिन जब वो वापस आने की कोशिश कर रहे थे तो उनसे चला तक नहीं जा रहा था। जो कुछ समय पहले कुर्राने की आवाज़ें आ रही थी, जो कुछ समय पहले दर्द से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, अब वो हंसने की आवाज़ें आ रही थी, जैसे कि कोई इनका मजाक उड़ा रहा है। या फिर जो चाहता है कि अब तू अंदर आ तो गया अपनी मर्जी से, लेकिन हमारी मर्जी के बगैर जा नहीं पाएगा। अब तो इनके आंसू निकलने शुरू हो चुके थे। ये कोस रहे थे उस समय को कि जिस समय मैं इस इलाके में आया जहाँ पर आने के लिए सख्त मनाही है। जैसे तैसे करके ये बाहर पहुंचते हैं, फिर अचानक से मौसम परिवर्तन सिर्फ इनके लिए। जहाँ इनको अंदर काफ़ी ज़्यादा ठंड महसूस हो रही थी, कंपकपी छिड़ रही थी, अब फिर बाहर की तरफ आते इनको काफ़ी ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही थी। जैसे-तैसे करके ये उस इलाके से बाहर आते हैं। अब वहाँ पर गार्ड खड़ा था। गार्ड पहले इनको देखता है, उसकी तो सिट्टी-पिट्टी गुल हो जाती है। अब उनको काफ़ी ज़्यादा डाँटता है कि हिम्मत कैसी हुई? तुम्हें पता नहीं यहाँ पर पट्टी लगी है। ये जैसे-तैसे करके कहते हैं कि मुझे पता नहीं था, मैंने ध्यान नहीं किया, माफ़ कर दो। लेकिन जब इनकी हालत गार्ड देखते हैं तो उनको भी महसूस होता है कि ये कुछ ठीक महसूस नहीं करते। ये फ़ोन करके अपने पेरेंट्स को, बाकी सबको भी बुलाते हैं। फिर ये धीरे-धीरे सारी बात करते हैं कि मैं ऐसे-ऐसे गया, मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। तो फिर गार्ड बताता है कि जो ये इलाका है वैसे तो ये कंस्ट्रक्शन के लिए बंद है। ऐसा नहीं है कि ये खुलता नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब कोई इंसान अकेला ख़ास तौर पर जाता है तो कुछ ऐसी चीज़ें महसूस होती हैं। और ऊपर से इस इलाके में ख़ास तौर पर जो युद्ध में, जंग में जिनको बंदी बनाया जाता था, उनको यहाँ पर रखा जाता था। काफ़ी तसीहे दिए जाते थे, मर जाते थे लोग। तो ये इलाका, ये एरिया कुछ बदनाम है इन चीज़ों के लिए। श्रेयस की तो जान जैसे-तैसे बच गई, क्योंकि अगर वो वापस ना आते तो हो सकता है कि उनकी लाश भी वहाँ पे मिलती। आप कभी ऐसी गलती मत कीजिए। ये कुछ कूल नहीं होता कि भाई जिस चीज़ को करने के लिए मना किया गया हम उन चीज़ को करते हैं तो फिर हम पछताते हैं। ना ही सिर्फ हम अपने लिए समस्या खड़ी करते हैं, बल्कि अपने घर वालों के लिए भी करते हैं। तो ये एक सीख है
ऐसे लोगों के लिए जो अपने आप को हीरो समझते हैं और हीरोपंती फिर निकली जाती है। आई होप ये आपको किस्सा पसंद आया होगा, और आज थोड़ा सा जल्दी हम कर देते हैं कमेंट सेक्शन, क्योंकि मुझसे फ्रैंकली स्पीकिंग मुझसे ना आज नहीं हो रहा नरेट, मतलब थोड़ी सी ना थकावट सी महसूस हो रही है, और मैं ऐसा नहीं खींचना चाहता कि भाई कहानियां तो हैं लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग वो नहीं हो रहा, वाइब नहीं आ रही आज। तो जल्दी से आज हम एक दो जो कमेंट्स हैं उनको पढ़कर फिर उसको खत्म करेंगे, ताकि छोटा एपिसोड बने लेकिन सुनने लायक तो बने। तो जो पहला कमेंट है वो है गोहर फिशा नजम। गोहर निशा नजम नहीं होना चाहिए, चलो हो सकता है गोहर फिशा नजम ही हो। हाँ, फिशा ही लिखा है आपने, आगे भी लिखा है, सॉरी मुझे लगा शायद निशा नजम होगा। तो ये कहती हैं कि माय नेम इज गोहर फिशा नजम, आई लाइक योर स्टोरीज, आई एम योर न्यू सब्सक्राइबर, प्लीज मेरा नाम भी ले लो आप, और कुछ अच्छे से बोलिए आप मेरे लिए। आई लव रिस्पेक्ट एंड ओबे माई पेरेंट्स, और मैं सबको यही कहूंगी कि प्लीज बी सेकुलर, नफरतों को दिल से निकाल दो, एक दूसरे का सहारा बनो, दुश्मन मत बनो। गोहर निशा जी, सॉरी गोहर फिशा जी, आपका जो सोच है वो काफी अच्छी है कि भाई हमें नफरतों को निकालना चाहिए मन से। और आप कह रही हैं कि नई सब्सक्राइबर हैं, सो वेलकम। और आपको स्टोरीज पसंद है उसके लिए भी धन्यवाद। और आप कहते हैं कि मेरे लिए कुछ अच्छा बोलिए, क्योंकि आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करती हैं और सेकुलर बनती हैं, बिल्कुल ठीक बात है, आपको सबको अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन जो ये नफरतों वाली चीज है ना, मेरा ना एक इसमें इख्तिलाफ है। प्यार जितना मर्जी हो ना, नफरत जीत जाती है। माफ कीजिए, मैं नेगेटिव बात कर रहा हूँ, मैं सबको पॉजिटिव रहने के लिए कहता हूँ, लेकिन इतिहास गवाह है इस चीज का। क्योंकि भाई इतने साल से लोग इलाके में रहते थे, जिस इलाके में मैं रहता हूँ पंजाब के, जब पार्टीशन हुआ ना तो इतनी मारकाट मची कि ये चीजें, कोई इतने प्यार से रहता है बड़ा जी, जब जब एक उफान आता है ना नफरतों का, तो सब कुछ पीछे छूट जाता है। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि भाई ऐसा प्यार प्यार से नहीं रहना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन नफरतें हमेशा भारी पड़ जाती हैं, यही इंसान की फितरत है। वरना अगर कुछ बेकार लोग जो कह रहे थे कि हम अलग से मुल्क बनाएंगे, तो इतने करोड़ लोग अगर उसका विरोध करते तो उसकी क्या मजाल थी कि उसकी चल जाती। लेकिन सिर्फ चंद लोगों ने करोड़ों लोगों को पालतू बनाया और मारकाट करवाई, तो नफरतें जीत जाती हैं। एक कड़वा सच है, और क्या कह सकते हैं, इतिहास के बाद जैसे मैंने कहा। बट फिर भी जो कहते हैं ना कि आप भले सो भले, हम खुद अच्छे हो जाएं तो हमारे लिए सारा जग अच्छा होगा। ऐसे करते सभी सोचने लग पड़े तो धीरे धीरे अच्छाई बढ़ जाएगी। अब दूसरा जो कमेंट है वो है गगन बाबा 20631। ये कहते हैं सुनील भाई क्या हाल चाल है, हमारा भी नाम ले लिया करो। तो गगन जी बिल्कुल आपका नाम भी लेंगे, और आप भी हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, और आई होप आप शेयर वगैरह भी करते होंगे और कमेंट तो करते ही हैं, लाइक भी करते होंगे वीडियो को। अब अगले कहते हैं जी मोनू राठौड़ बी, अब 30004, सॉरी नाम मैंने आपका गलती है, हमारा नाम भी ले लिया करो मोनू। मोनू जी आपका नाम भी ले लिया, थैंक यू सो मच। और अगले हैं रजनी शर्मा जी, नहीं राज रानी शर्मा जी। ये कह रहे हैं कि सुनील भाई जी मेरा नाम भी ले लिया करो, आपको शुरू से ही फॉलो करता हूँ। सचिन शर्मा पहलवान, सचिन प्रधान, कैथल हरियाणा। सचिन जी आप काफी समय से मैसेज करते हैं और फॉलो भी करते हैं, आई नो। और भाई आपका नाम भी लेंगे तो किसका नाम लेंगे सचिन जी। और आई होप आपको कहानियां पसंद आती होंगी। अब हम बढ़ते हैं अगले कमेंट की ओर, और जो कि हो चुके हैं खत्म आज के। हाँ, एक उसका था, इंस्टा का था, तो मैं वो जरूर ले लेता हूँ, क्योंकि भाई ऐसा ना इंस्टा में फिर पीछे पड़ जाता है, मुझको ना काफी ज्यादा आती है फिर, मतलब मायूसी होती है कि भाई मैंने नाम वो, मतलब किसी की सुजेशन मैंने पढ़ी नहीं। अब जो ये है ऐश किंग्स, इनका यूजर नेम है, और ये कहते हैं जय श्री राम सुनील भैया, आपको एक सुजेशन देना चाहता हूँ, आप शायद पहचान जाएंगे मुझे, अच्छा होगा तो एक बार ट्राई करिएगा, ना लगे तो कोई बात नहीं, आप बड़े भाई हैं मेरे। आप जो भी इंसिडेंट शेयर करें तो बस स्टेट का नाम मेंशन कीजिए करिए, ताकि व्यूअर्स को लगे कि रियल इंसिडेंट है।
स्टेट या डिस्ट्रिक्ट का नाम अगर आप मेंशन करोगे तो कोई व्यूअर्स इन लोकेशन को रीच आउट नहीं कर पाएंगे। अच्छा लगे तो आप बस एक एपिसोड में ट्राई कीजिए। जय श्री राम सुनील भैया। भाई मैं ना ऑलरेडी करना शुरू कर चुका हूँ। फ्रैंकली स्पीकिंग ऐसा नहीं है कि मैंने स्टेट का या शहर का नाम नहीं लेता, बट ना एक वो फ्लो फ्लो में ना मेरे दिमाग से निकल जाता लेना नाम। और मैंने एक और चीज भी नोटिस की है कि भाई जब मैं किसी थंबनेल में शहर का नाम लिखूं ना तो उसके व्यूज ज्यादा आते हैं, मतलब थोड़े से ज्यादा आते हैं। तो पता नहीं क्या चीज़ है, लोग इंटरेस्ट लेते हैं। तो पहले तो मेरा बस वही होता था कि कोई इंसिडेंट है उसको लेना। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है और मैं एक बार नहीं ट्राई कर रहा हूँ, मैंने शुरू कर दिया। आप देखेंगे कि पिछले जो हरियाणा का किस्सा, जम्मू का किस्सा, राजस्थान का किस्सा, अब ये जो आज का इसमें दिल्ली का किस्सा है। तो पहले जैसे मैं होता तो सिर्फ होता था हॉस्टल का वाक्य, अब दिल्ली के हॉस्टल का वाक्य तो कुछ लोग ज्यादा एंगेज करते हैं। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा मेरा कुछ नहीं था ना कि मैं जान के नहीं लेता था। अब हम शहर का नाम लेंगे तो शहर में इंसान ढूंढता रहे क्या ढूंढ लेगा। तो मेरे ना वो मतलब थॉट प्रोसेस में से निकल जाती थी वो बात। तो फिर मैंने अब थोड़ा सा इसको गौर करना शुरू किया और अब आपकी बात बिल्कुल ठीक है। थैंक यू फॉर योर सजेशन। और मैंने ऑलरेडी इस चीज़ को जो है वो मतलब कर रहा हूँ, एग्री, उस पर एग्री किया और मैं इसको इम्प्लीमेंट भी कर रहा हूँ। तो जो ये चल रहा है अब आगे से ठीक है। और अभी पॉडकास्ट के जैसे मुझे काफ़ी कमेंट्स आते थे कि भाई पॉडकास्ट पॉडकास्ट कहाँ पे है। तो अब पॉडकास्ट की एक झड़ी सी लगनी शुरू हो जाएगी। कई बार कुछ समय होता है यार कि नहीं हो पाता, मतलब अलाइनमेंट नहीं हो पाती। अब अलाइनमेंट्स हो गई हैं और जो भी रिसेंट पॉडकास्ट था उस पे काफ़ी प्यार मिला। अब और भी जो आएंगे पॉडकास्ट ऑलरेडी अलाइन है, उसमें भी काफ़ी अच्छे अच्छे गेस्ट हैं। तो रिपीटेड गेस्ट भी हैं और अच्छे न्यू गेस्ट भी हैं। तो देखते हैं क्या आपका रिस्पॉन्स आता है। बाकी आज का जो वीडियो है छोटा है, उसकी वजह से उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। थोड़ा सा नहीं हो पा रहा, मैं कोशिश कर रहा था कि एक दो किस्से और बोल लूँ लेकिन नहीं हो पा रहा। दिक्कत मतलब वाइब नहीं बन पा रही, मज़ा नहीं आ रहा आज। तो ख़त्म करते हैं आज। कल से नया दिन, नए किस्से शुरू करेंगे, नई वीडियो। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। जल्दी मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।